हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो आपको हम कई प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और काफ़ी आपके लिए एग्जाम में जो है हेल्पफुल होगा वीडियो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं इसमें। चलिए भी आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू कौन सा राज्य किया है, आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसने शुरू किया अभी? सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। इसमें जो है छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए अधिकार नामक अभियान शुरू किया है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बुक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रन किस लेखक द्वारा लिखी गई भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। रूपा पाई ने यह जो है पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला करें कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक 2023 हेरिटेज अवार्ड में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 स्थलों को सम्मिलित किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए पहला है रामबाग गेट और प्राचीर जो है पंजाब में है, उसको शामिल किया गया है। कणिकारा मंडपम जो है भगवती मंदिर केरल में है, इसको शामिल किया गया है। पीपल्स हवेली पंजाब में है, इसको शामिल किया है। चर्च ऑफ एपिफेनी हरियाणा में है, इसको शामिल किया है। डेविड मैसून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूस मुंबई वो 5वां है, ठीक है। और बीकानेर हाउस नई दिल्ली को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायना एडुल्जी जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। और देखिए कौन शामिल हुआ है? वीरेंद्र सहवाग जो और अरविंद डिसिल्वा जो है श्रीलंका के हैं, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो वीरेंद्र सहवाग हैं भारतीय और श्रीलंकाई जो हैं अरविंद डिसिल्वा भी इसमें शामिल है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1950 में जो है इसी दिन जो है उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। ये जो है 1950 में जो है से पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत से, ठीक है। तो इसे जो है 24 जनवरी 1950 में इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार इसे कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2018 में, ठीक है। पहली बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी जो है 24 जनवरी 2018 को मनाना शुरू किया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित वाला शब्द चुनना है।
राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, कह महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में बिल्कुल सुमेलित है। लाग बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, बिल्कुल सुमेलित है। ये देखिए ऑप्शन सी करें किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये करें कि बलरामपुर में, बलरामपुर में यह नहीं है, यह जो है लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर ही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चित्रकूट में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नहीं वाला हमको बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है, ना कि बलरामपुर में। ठीक, तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही ठीक है। ठीक, इधर जो है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, यहाँ अवस्थित, मतलब कहाँ ये स्थित है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के कहाँ है? ये सहारनपुर में, सहारनपुर में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कहाँ है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये हुलास। और देखिए उत्तर प्रदेश में जो और हैं सभ्यता स्थल, जैसे आलमगीरपुर बहुत बार पूछा जाता है, तो आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। ठीक है, मेरठ में स्थित है। ठीक है, और मांडी भी है। ठीक है, मांडी भी है, मांडा ना कहिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडी और सनौली भी है। ठीक है, सनौली, ये जो है उत्तर प्रदेश के सिंधु सभ्यता के क्या स्थल है। और रोपण कहाँ है भी? ये रोपण पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में, रोपण पंजाब में है। और बनावली ये हरियाणा में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। मांडा जो है आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ स्थल हैं जैसे मोहनजोदाड़ो, यह जो है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और इसे जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और लोथल जो आपसे पूछा जाता है कहाँ? ये गुजरात में है। ठीक है, यह भोगवा नदी के तट पर ठीक है, और डॉक्टर SR राव ने इसकी खोज की थी। और यह एक बंदरगाह था, पूछा जाता है लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ से धान बाजरे के साथ और फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं लोथल से। ठीक, कालीबंगा है, राजस्थान में है भी, ये है राजस्थान में। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी। ठीक, अमलानंद घोष ने की थी। और यहाँ जो है भवन कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से। धौलावीरा भी क्या है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सुरकोटा गुजरात में ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना इसमें। आइए देखते हैं अगला है, कहने की निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सा मंदिर है जो गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर बेतवा नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर। ठीक है, तो जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला हमको बताना है, वह कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह जो है होम फर्निशिंग गुड्स के इसका जो है एक जनपद एक उत्पाद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
ए नंबर जो है आपका नहीं सुमेलित है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, होम फर्निशिंग गुड्स है, ठीक है। और देखो अमेठी का मूंछ के उत्पाद सही है, चमड़ा उत्पाद आगरा, और आपका ये है गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए, इसका जो है एक जिला एक उत्पाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, नहीं सुमेलित है, ठीक, नहीं वाला बताना था। करें कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन भी बनारस घराने से संबंधित, तो ये हैं पंडित किशन महाराज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपको यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो पंडित किशन महाराज का जो है ये जो है बनारस घराने के प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में कौन सा इसमें से त्यौहार मनाया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूलदेई जो है यह त्यौहार जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए नुआखाई काफ़ी इंपॉर्टेंस है, नुआखाई कहाँ मनाया जाता है, ये उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का त्यौहार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विशु कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है, केरल का त्यौहार है, ठीक है, केरल का त्यौहार है, ठीक है। कहने कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना जो इसकी शुरुआत जो है 1962 से हुई है, ठीक है। कल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस के, ठीक है। ये जो है पूछा भी जाता है, पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है आपको यहाँ बताना है सीरिया की राजधानी है, तो सीरिया की आपको यहाँ पर राजधानी बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, सीरिया की राजधानी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दमिश्क जो है सीरिया की क्या है भी राजधानी है। अगला है गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट गुफाएं हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जूनागढ़ में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है सार्क के सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीन जो है सार्क संगठन का सदस्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसमें कुल आठ सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, भारत है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। देखिए ये पड़ोसी देश हैं सिर्फ चीन को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए सार्क की स्थापना कब हुई अभी, 8 दिसंबर 1985 को 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ है, तो ये काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सार्क का फुल फॉर्म का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है। अगला है केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुटियाट्टम से जो है ये जो है शामिल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है BHIM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो यहाँ पे
इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 दिसंबर 2016 को यह जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो भीम इसको भी कह सकते हैं। भीम यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला जो है प्रथम देश कौन सा बना है? ये भूटान भी बना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो जीएसटी आपके सिलेबस में है भी, तो जीएसटी से प्रश्न भी पूछा गया था। तो जीएसटी किसके समिति पर आई थी? विजय केलकर समिति। ठीक है, तो विजय केलकर, ठीक है, विजय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कनाडा के। ठीक है, तो दोहरे मॉडल को किस देश से लिए चुना गया है? तो कनाडा के। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो विजय केलकर समिति पर जो है आधारित है। कब ये आई थी? 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम अगर पूछे जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो ये फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में जो है 1954 में ये जो है शुरुआत हुई थी सबसे पहले। ठीक है, और भारत में जो है 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा भी, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया। और इसमें जो है यह कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और अनुच्छेद किसके अनुच्छेद के तहत लाया गया था? 279 के साथ। ठीक है, 279 अनुच्छेद के तहत जो है यह जो है विजय केलकर समिति के द्वारा जो है लाया गया था। और भारत में सबसे पहला लागू करने वाला राज्य पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, असम है। ठीक है, असम है। ठीक है, तो ये आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है जीएसटी से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कौन सी नदी है भी भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो भारत के जो बीचों बीच से जाती है उसे क्या कहते हैं भाई? कर्क रेखा कहते हैं। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा। ठीक है, तो भारत में जो है गेहूं की अच्छी खेती हेतु लगभग जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? तापमान तथा 50 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। ठीक है, तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने भी? 5 राज्य करते हैं। कौन कौन से? आपका उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी का ही भाग था, फिर सिक्किम करता है। ठीक है, और बिहार, और कौन भी? पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, ये 5 जो हैं राज्य। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ एक प्रश्न कि उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले जो है नेपाल देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ये आपको पता है भी, कितने? 7। ठीक है, कितने? 7। तो आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, ट्रिक है महाराज। ठीक है, महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली क्या भी खीर पिलाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पिलाई। तो महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई। ठीक है, देखिए, महाराज से
याद रखिएगा महाराजगंज, ठीक है, महाराज से महाराजगंज, ठीक है, और सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बलराम को किससे याद करना है, बलरामपुर से, और सस्ती को किससे, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती, और इलायची से बहराइच याद रखना है, ठीक है, बहराइच याद रखना है। लखीमपुर खीरी से कैसे याद रखना है, खीर से लखीमपुर, पिलाई से पीलीभीत, ये आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो इससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो महाराज सिद्धार्थ ने बलराम को सस्ती इलायची वाली खीर पिलाई, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाला ध्यान दीजिएगा, बताना है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको इधर जो है दर्रे दिए हैं और इधर जो है आपके राज्य दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको सही सुमेलित वाला नहीं बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए ये नाथुला कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में, गलत कह रहे हैं। ये किस कहाँ है भाई, ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है। ये यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम में क्या है, नाथुला, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए ही जो है सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल सुमेलित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा कहाँ भी, केरल में है, ये भी सुमेलित है, ठीक है। तो और कुछ दर्रे जो हैं आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे ध्यान रखना है जलेपला, देखिए जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बोम डीला कहाँ है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। तीफू दर्रा आपसे पूछा जाता है कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मणिपुर में एक दर्रा आपको याद रखना है, तूजू दर्रा, ठीक है। और माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। सिपकीला दर्रा कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और रोहतांग दर्रा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इतना आप यहाँ ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहें कि बुद्ध को निम्न में किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको बताना है बुद्ध को जो है कहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही ऑप्शन आपको यहाँ हो जाएगा। तो कहाँ प्राप्त हुई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध गया में, ठीक है। तो बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और यह इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें जो है बौद्ध धर्म से क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है था तो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व में जो है बुद्ध का जन्म जो है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनको जो है गृह त्याग के जो है बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है, महानिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और प्रथम उपदेश आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रथम उपदेश आप कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। भाषा इनकी पूछी जाती थी, ये पाली भाषा थी, ठीक है। किस भाषा में दिए थे उपदेश, तो ये पाली भाषा में। सर्वाधिक ये कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, जिन्हें हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इतना। अगला देखते हैं, कहें कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोलका पीएम जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और यह जो है तमिल व्याकरण से संबंधित है। करें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी भी, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम्पी, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका ये नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में जो है हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था।
अगला कहने की गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में। ठीक है, तो गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ था जो 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी आए हैं तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं भी। तो देखिए महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इनके इस उपलक्ष्य में जो है हर वर्ष 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इनका पहला चंपारण जो है ये जो है पहला चंपारण इनका जो पहला सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह था, ये जो है 1917 में इन्होंने शुरू किया। ठीक है, बिहार में। ठीक है, और दूसरा खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने शुरू किया 1920 में। ठीक है, और नमक सत्याग्रह जो है इन्होंने आंदोलन शुरू किया तो 1930 में। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? 1942 में। ठीक है, तो ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी मिलाने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और खेड़ा कहाँ हुआ था? ये गुजरात में। ठीक है, खेड़ा गुजरात में। तो इन्होंने पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दूसरा खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक, इसके बाद आमदा मिल मजदूरों के बाद भी इन्होंने आंदोलन 1918 में किया था। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था। ठीक है, और एक इन्होंने जो है बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भी अध्यक्षता एक ही मात्र किए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज देखते हैं अगला है। अगला कहने की वर्ष 1985 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको ध्यान देना है। तो जो है सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा जाता है तो ये स्थापना किसने किया था? तो ये याद रखिएगा A.U. ह्यूम ने किया था। ठीक है, कब किया था? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहला जो है अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और कुछ जो है अधिवेशन इंपॉर्टेंस है उसको जान लेते हैं। देखिए 1916 वाला याद रखिएगा। 1916 जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय प्रथम महिला कौन थी? ये 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी महिला थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, और 1924 में जो है बेलगांव में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा यहाँ। करीब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा स्पेस अनुसूचियां थी। तो देखिए आपको मूल संविधान की यहाँ बतलाना है। ठीक है, मूल संविधान की यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो मूल संविधान कितनी अनुसूचियाँ थी? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कुल भाई 8। ठीक है, तो 8 हैं। वर्तमान में आपसे पूछेगा तो 12 बताएंगे। ठीक है, वर्तमान में 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग तथा इतना अनुसूचियाँ थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मूल संविधान में भारत में कुल जो है भाषाएं कितनी थी? तो 14 थी। ठीक है, 14 थी। वर्तमान में कुल कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कैसे कैसे ये बढ़ गई भाई 14 से 21? तो ये देखिए 21वां संविधान संशोधन, ये आपको इंपॉर्टेंस से ध्यान रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है 15वीं जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं जो भाषा जोड़ी गई सिंधी। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में जो है इसमें जो है नमक याद रखिएगा, नमक 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये आ गया। और एक जो है फिर आया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, 2003 में आई। इसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो 3 उसमें जोड़ी गई तो 15 3 18 हो गई। 4 ये जोड़ी गई, 22 भाषाएं। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये जो है आपकी जो है
इस प्रकार से भाषाएं जुड़ती हुई कुल हो गई कितनी, 22 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है इतना। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं वाली आपको बताना है, नहीं वाली बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संसदात्मक सरकार, बिल्कुल ये आपका सही है। संघात्मक है, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। लेकिन देखिए अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, ये विशेषता ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न में। देखिए हम आपको कुछ प्रश्न बताएंगे जो को आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता जब वह, कब भाई योग्य नहीं होगा, तो ये कब नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब जो है यह जो है राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में जो है राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति आए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ जो है निर्वाचन के समय जो है दोनों सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य और कौन लेता है भाग भी, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें जो है भाग लेते हैं। ठीक है, और देखिए फिर भाग कौन लेता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो विधान परिषद के और जो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो है मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। देखिए मनोनीत जो होते हैं 12 सदस्य आपके किस में मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है इनको, तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन कौन भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में, दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद और मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इतना आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, कन्फर्म रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, संविधान में। और देखिए 60 आप याद रखिएगा, 60 से शपथ याद रखिएगा। ठीक है, और 61 में जो है इनके प्रति जो है महाभियोग लाया जा सकता है, जब ये सही इनके ऊपर कोई आरोप आता है या सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो 61वां अनुच्छेद याद रखना है। और 72 में इन्हें क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है किसी भी अपराधी को। ठीक है, और 123 भी याद रखिए, 123 में जो है अध्यादेश जारी करने का उनको अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, और आपको याद रखना है 108वां संविधान जो है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है बुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए जब आपातकालीन आएगा 352, 356, 360, तो उसके अनुसार से ये भी इन्हीं को अधिकार है। ठीक है, तो वो जो आएगा तो वो आपातकाल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन स्पेस को किया गया था, तो ये कब किया गया था भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया था। अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के इस अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है, तो ये प्रश्न आपका जो है यूपीपी का अमल में पूछा गया था 2019 का है। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रोग जो है, अगला कहना कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दाद। ठीक है, जैसे दाद, गंजापन, एथलीट फुट, ये जो है
कवक के कारण होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए तपेदिक हैजा ये जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा CH3OH के एक मोल में परमाणुओं की संख्या को सही दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.6 × 10⁻²4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ देखिए विटामिन के से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर विटामिनों के आपको रासायनिक नाम भी याद रखना है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम कौन सा हो जाएगा भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। ये आपको यहाँ याद रखना है। देखिए विटामिन ए के कारण जो कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। मांसपेशियों में कमजोरी। और विटामिन के रक्त के थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से, ठीक। तो ये ध्यान रखिए। और विटामिन देखिए बी जल में घुलनशील आपसे पूछा जाता है कौन सी विटामिन है, तो BC, ठीक है। BC जो है विटामिन जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, A, D, K और E, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो है आप जानते हैं 7 रंग होते हैं प्रकाश में। तो यहाँ पे आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, जो है लाल रंग के प्रकाश की जो है ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं जो है आपसे पूछा जाए कि अधिकतम किसकी होती है, तो ये बैगनी रंग की, ठीक है। बैगनी रंग की बैगनी प्रकाश में जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ठीक। तो ये डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो देखिए तो कांच में जो है बैगनी रंग का प्रकाश की चाल जो है सबसे कम तथा अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और कांच में जो है लाल रंग का प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक पूछा जाता है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आप बताएंगे भी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन है GS के, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।